पुराने वक्तों की बात है। पंजाब के एक गांव में मियाँ बीवी रहते थे। उनकी शादी को कई बरस गुजर चुके थे, मगर वो अभी तक औलाद की नेमत से महरूम थे। घर में वीरानी बरसती थी, दोनों का जी उलटता था। दिन रात खुदा से दुआएं मांगा करते। एक रोज का जिक्र है, शौहर खेत में फसल की कटाई कर रहा था कि अचानक सामने एक चिब्बड़ की एक बेल आ गई। चिब्बड़ खरबूजे की किस्म का एक छोटा सा फल होता है। एक किस्म का जंगली खरबूजा है। खरबूजे की तरह बेल पर उगता है, लेकिन जिसामत में खरबूजे से छोटा होता है। रंग सब्ज, लेकिन पकने के बाद पीला हो जाता है। कच्चे चिबड़ की शक्ल खरबूजे से ज्यादा तरबूज से मिलती है। छोटे छोटे बीजों से बड़ा होता है। तासीर गर्म है। जून से सितंबर तक उगने का मौसम है। ये एक रेतली जमीन का पौधा है। देहातों में लोग इसका सालन भी पकाते हैं और चटनी भी बनाते हैं। चिब्बड़ से मुराद पिचका हुआ या टेढ़ा मेरा भी लिया जाता है। चुनाचे टेढ़े मुंह वाले को चिब्बड़ मुंहा भी कहते हैं। तो अचानक उस आदमी के सामने चिब्बड़ की एक बेल आ गई। बेल छोटे मोटे चिबड़ों से बड़ी हुई थी। किसान ने सारे चिबड़ तोड़ लिए। जी ही जी में कहने लगा कि बीवी से कहूंगा कि इनकी मजेदार चटनी बनाए। साथ ही किसान के मुंह में पानी भर आया। शाम को थका मांदा घर वापिस आया। आते ही आवाज दी, अरे नेक बख्त कहाँ हो। घर वाली बागी बागी आई। किसान ने चिब्बड़ उसके दामन में डालते हुए कहा, भगवान, कल दोपहर जब रोटी लेकर खेतों में आना तो चिब्बड़ की चटनी जरूर बनाकर लाना। बीवी जी अच्छा कहकर कच्चे सहन में चारपाइयां बिछाने लगी। अगले रोज सुबह तड़के फजर की नमाज पढ़कर शौहर खेतों में चला गया और बीवी घर के काम धंधों में मसरूफ हो गई। हंडिया चूल्हे पर रख दी, फिर आटा गूंद कर रोटी बनाने लगी ताकि हामिद के लिए दोपहर का खाना तैयार हो जाए और वो वक्त पर उसे खेतों में पहुंचा आए। इसी असना में चिबड़ों की चटनी बनाने का ख्याल आया। दौड़ी दौड़ी गई और छिंके पर से चिबड़ उठा लाई, कुंडे में डाला और घोटने से चटनी कूटने लगी। जल्दी जल्दी में उसे ये पता न चला कि एक चिब्बर उछलकर जमीन पर गिर पड़ा है और लुढ़कता हुआ पीरी के नीचे चला गया है। गर्ज उसने नमक मिर्च डाला और मजे की चटनी तैयार हो गई। वक्त निकला जाता था। औरत ने कटोरी में करेलों का सालन, बीच में देसी घी, एक प्याली में घी शक्कर, एक कटोरे में लसूड़े का और डेलों का अचार और एक में चिब्बड़ की मजेदार चटनी, 3 बड़ी बड़ी प्याजों की गठियां और 6 रोटियां चंगेर में रखी और ऊपर दस्तरख्वान का रुमाल, लस्सी का गरवा उठाया। जाने ही लगी थी कि बेख्तियार लबों से आह निकली और बोली, काश मेरा कोई बेटा होता तो मेरा सहारा बनता, अपने बाप को रोटी देने के लिए खेतों में खुद जाता। ये सुनकर चिब्बड़ फौरन पीरी के नीचे से निकल आया और बोला, माँ आप क्यों जहमत करती हैं, मुझे हुक्म दीजिए, मैं अब्बा को खाना देकर आता हूँ। औरत ने जब नीचे बेख्तियार देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। खुदा की कुदरत के वारी जाइए, उसके रंग न्यारे। औरत की गोद बड़ी थी तो किस अंदाज से बड़ी थी। किसान की बीवी बहुत खुश हुई और चिब्बड़ से कहने लगी, मैं तेरे सदके, तू आज से मेरा बेटा है, मेरे घर की रौनक है। उसने चिब्बड़ के छोटे से सर पर रोटियों से भरा हुआ छाबा और लस्सी का गरवा रख दिया और उसे रास्ता समझा दिया। चिब्बड़ खुशी से उछलता कूदता बाप को खाना देने के लिए खेतों की तरफ रवाना हो गया। छोटा सा चिब्बड़ सर पे इतना भारी बोझ लिए लहकता हुआ चला जा रहा था। रास्ते में एक खाला सा आया। कुछ फासले पर पीपल की घनी छांव में रहट चल रहा था। बैल घूम रहे थे और ताजा ठंडा पानी खाले में बह रहा था। खाले में लंबी लंबी हरी हरी घास उगी हुई थी जो पानी के बहने से लहलहा रही थी। कभी कभार पीपल के सूखे पत्ते बहते हुए गुजर जाते थे। चिब्बड़ किनारे पर पहुंचकर रुक गया। उसके लिए इतना चौड़ा खाला पार करना मुमकिन नहीं था। खाले की दूसरी तरफ खेतों में उसे अपना अब्बा हल चलाता हुआ नजर आया। चिब्बड़ उछल उछल कर पुकारने लगा, अब्बा, अब्बा। वो आदमी बहुत हैरान हुआ कि मुझे तो कोई औलाद ही नहीं, ये कौन है जो मुझे अब्बा कहकर पुकार रहा है। उसने बैल रोक दिए और हैरत से दाएं बाएं देखने लगा। चिब्बड़ फिर पुकारने लगा, अब्बा, अब्बा।
मैं इधर खाले के किनारे खड़ा हूँ, जल्दी जल्दी आओ और मुझे खाला पार करवाओ। किसान भागा भागा उसकी तरफ आया और आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। चिब्बड़ बोला, अब्बा नीचे देखो, मैं घास में खड़ा हूँ, मुझे माँ ने भेजा है आपको खाना देने के लिए। किसान ने नीचे घास में देखा, वो हैरत में गुमसुम खड़े का खड़ा रह गया। चंद लम्हों बाद उसे होश आया। उसने फौरन चिब्बड़ के सर से चंगेर और गरवा उठाया। चिब्बड़ बोला, अब्बा अब मुझे खाला भी पार करवा दीजिए। किसान ने चिब्बड़ को उठाकर खाला पार करवाया। चिब्बड़ खुश खुश बाप के पीछे पीछे उछलता कूदता हुआ खेतों में आ गया। चिब्बड़ कहने लगा, अब्बा आप आराम से बैठकर रोटी खाएं, मैं आपकी जगह हल जोतता हूँ। किसान बोला, बेटे अगर बैलों ने तुम पर गोबर कर दी तो क्या होगा? चिब्बड़ कहने लगा, अब्बा आप फिक्र न करें, जब दाएं तरफ वाला बैल गोबर करने लगेगा मैं बाएं तरफ हो जाऊंगा, और जब बाएं तरफ वाला बैल गोबर करने लगेगा तो मैं दाएं तरफ हो जाऊंगा। ये सुनकर किसान खेत की मेंढ पर उगे शीशम के एक घने दरख्त के नीचे जा बैठा और उसकी ठंडी छांव में बैठकर खाना खाने लगा। उधर चिब्बड़ हल चलाने के लिए खड़ा हो गया और बड़े रौब से बैलों को हाँकने लगा। बैल चलने लगे और चिब्बड़ जमीन जोतने लगा। इतने में बाएं जानिब वाले बैल ने दुम ऊपर उठाई। चिब्बड़ समझा कि शायद गोबर करने वाला है। वो फौरन दाएं तरफ हो गया और इतने में दाएं जानिब वाले बैल ने भी गोबर कर दी। गोबर नीचे ऐन चिब्बड़ के ऊपर आकर गिरा। वो सर से पांव तक गोबर में डग गया। बेचारे ने बहुत शोर मचाया, गोबर में से निकलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, मगर कुछ पेश न गई। चिब्बड़ गोबर के नीचे छुप चुका था। इसी दौरान में राजा शिकार खेलता हुआ वहां से गुजरा। उसके हुक्म पर सिपाहियों ने चिब्बड़ के बाप को पकड़ लिया। राजा गुस्से से चिल्लाया, तुम्हें जुर्रत कैसे हुई सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा करने की? तुमने किसकी इजाजत से यहाँ पर हल चलाया? राजा किसान और उसके दोनों बैलों को पकड़कर अपने साथ ही ले गया और चिब्बड़ बेचारा गोबर तले दबा हुआ था, इसलिए उसे पता ही न चला कि उसके बाप के साथ क्या मामला पेश आया। उसने इत्तेफाक से एक मुसाफिर वहां से गुजर रहा था। उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, मुझे निकालो। मुसाफिर के कान खड़े हो गए। वो ठिठक कर रुक गया। जब दोबारा यही आवाज आई तो वो पुकारा, कौन है? जवाब में किसी ने कहा, मैं चिब्बड़, मैं गोबर के नीचे दबा हुआ हूँ, खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए, मुझे यहाँ से निकालो। उसने गोबर एक तरफ हटाया, चिब्बड़ को अंदर से निकाला। चिब्बड़ आंखें मलता हुआ अंदर से बाहर निकला। दाएं बाएं आगे पीछे देखा, बाप कहीं नजर न आया तो उसने उस आदमी को गिरीबान से पकड़ लिया और कहा, बताओ मेरा अब्बा कहाँ है? उल्टी आंतें गले पड़ गईं। मुसाफिर बेचारा बुनचक्का रह गया। कहने लगा, कौन अब्बा? चिब्बड़ कहने लगा, वही जो टाली के नीचे बैठा रोटी खा रहा था। मुसाफिर ने जवाब दिया, उसे तो राजा के सिपाही पकड़कर ले गए। चिब्बड़ ने पूछा, क्यों पकड़कर ले गए? मेरे अब्बा ने किसी का क्या बिगाड़ा है? ये सुनकर मुसाफिर ने ठंडी आह भरी और बोला, जबरदस्त का ठींगा सर पर, शाहों के मिजाज का भला क्या पता चलता है? जी चाहे तो तारीफ सुनकर सूली पर लटका दें और जी चाहे तो गाली सुनकर जागीरें दान कर दें। ये सुनकर चिब्बड़ ने मुसाफिर का गिरेबान छोड़ दिया, उसका शुक्रिया अदा किया और अपने अब्बा को राजा की कैद से छुड़वाने के लिए तन तनहा रवाना हो गया। रास्ते में चिब्बड़ ने सोचा, इतना लंबा फासला तय कैसे होगा? अचानक उसे एक तरफ एक अक उगा हुआ दिखाई दिया। अक एक दरख्त है जिसका मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नाम लिया जाता है, जैसे आक, अकड़ा, कवाड़ वगैरह। उसे देखते ही फौरन एक तरकीब चिब्बड़ की समझ में आ गई। उसने अक के एक मजबूत मोटे पत्ते की मदद से एक छोटी सी रेडी या बैलगाड़ी बनाई। अब सवाल ये पैदा हुआ कि इसके आगे जोता किसे जाए। सोचते सोचते उसे अपने दोस्त चमूने का ख्याल आया। चमूना छोटे पेट के कीड़े को कहते हैं, लेकिन यहाँ इससे मुराद एक चूहा है। चिब्बड़ फौरन भागा भागा उसके बिल की तरफ गया। दरवाजे पर दस्तक दी तो चूहा बाहर आया। चिब्बड़ को देखा तो खुश होकर हाल चाल पूछा,
फिर बोला, कहो चिब्बर कैसे आना हुआ। चिब्बर ने अपनी बिपता अलिफ से ये तक क्या सुनाई। चूहा बोला, अरे यार इतनी सी बात, मैं हाजिर हूँ, मुझे अपनी बैलगाड़ी के आगे जोत लो। ये सुनकर चिब्बर कहने लगा, सोच लो कहीं वही बात ना हो, चूहा बिल में समाता नहीं और दुम से बांधा छाछ। मगर चूहे ने तसल्ली दी और अपने एक और दोस्त चूहे को भी बुला लिया। चिब्बर ने दोनों चूहों को अपनी गठ के आगे जोत लिया और अल्लाह का नाम लेकर सफर शुरू किया। उन्होंने खेतों और खलियानों को पार किया। आगे जंगल शुरू हो रहा था। गोंदनी की छांव में एक बिल्ला और एक गिद्ध बात कर रहे थे। जब चिब्बड़ उनके पास से गुजरा तो वो पुकारे, चिब्बड़ कहाँ जा रहे हो। तो चिब्बड़ ने जवाब दिया, अकदी मैं गढ़ बनाई, दो चमूने जुत्ते, बाप नु छुड़ान चलिया, चढ़ पो तुम ही उत्ते। मतलब ये कि मैंने आग से छकड़ा बनाया, उसके आगे दो चूहे जोत दिए और अब मैं बाप को छुड़वाने के लिए जा रहा हूँ, तुम भी इसके ऊपर चढ़ जाओ। बिल्ला और गिदर दोनों छलांग लगाकर चिब्बड़ की गठ पर चढ़ गए। सफर फिर शुरू हुआ। अब घना जंगल शुरू हो गया। अचानक सब्ज दरख्त, उसके पीछे से एक भेड़िया निकल आया। बोला, चिब्बड़ कहाँ जाते हो। चिब्बड़ बोला, अकदी मैं गट बनाई, दो चमूने जुत्ते, बाप नु छुड़ान चलिया, चढ़ पो तुम ही उत्ते। बगियाड़ यानी भेड़िया छलांग लगाकर चिब्बड़ की गट पर सवार हो गया। चिब्बड़ ने उससे कहा, मेरी बाएं रान के नीचे बैठ जाओ। सफर फिर शुरू हुआ। अब जंगल बहुत घना हो चुका था। सूरज की किरणें दरख्तों से छन छन कर जमीन पर पहुंच रही थीं। अचानक फलाही के दरख्त के आगे उगी हुई झाड़ियों में से एक शेर निकल आया और बोला, चिब्बड़ कहाँ जा रहे हो। चिब्बड़ बोला, अकदी मैं गट बनाई, दो चमूने जुत्ते, बाप नु छुड़ान चलिया, चढ़ पो तुम ही उत्ते। शेर ने भी छलांग लगाई और चिब्बड़ की गट पर चढ़ गया। चिब्बड़ ने उससे कहा, मेरे बाएं पट के नीचे बैठ जाओ। सफर फिर शुरू हुआ। कुछ और आगे बढ़े तो क्या देखा, वन के एक बहुत बड़े झुंड को आग लगी है। तुराक तुराक करके पैरों के टहने टूट रहे हैं। आग के शोले आसमान से बातें कर रहे हैं। जब चिब्बड़ पास से गुजरने लगा तो आग जल बुनकर मुंह लाल करके बोली, चिब्बड़ कहाँ जा रहे हो। चिब्बड़ कहने लगा, अकदी मैं गट बनाई, दो चमूने जुत्ते, बाप नु छुड़ान चलिया, चढ़ पो तुम ही उत्ते। आग भी चिब्बड़ के हमरा चलने पर तैयार हो गई। चिब्बड़ ने आग से कहा, मेरे दाएं कान में घुस जाओ। आग पल मारते में चिब्बड़ के दाएं कान में समा गई। अब सामने काले अध जले वन के दरख्त खड़े थे, जिनमें से धुआं निकल रहा था। चलते रहे यहाँ तक के जंगल खत्म हुआ। अब जो आंख उठाकर देखा तो सामने दरिया बह रहा था। दरिया लेटे लेटे बोला, चिब्बड़ कहाँ जा रहे हो। चिब्बड़ कहने लगा, अकदी मैं गट बनाई, दो चमूने जुत्ते, बाप नु छुड़ान चलिया, चढ़ पो तुम ही उत्ते। दरिया भी चिब्बड़ के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। चिब्बड़ ने दरिया से कहा, मेरे बाएं कान में घुस जाओ। दरिया ने आओ देखा न ताओ, आन की आन में चिब्बड़ के बाएं कान में घुस गया। अब दरिया की जगह एक लंबा चौड़ा बल खाता रेतला रास्ता रेंग रहा था, जिसमें पानी की एक बूंद भी नाम को न थी। ये काफिला कुछ ही दूर गया होगा कि राजा के महल के बुर्ज और मीनार दिखाई देने लगे। सब उसकी तरफ बढ़े। पाए बाग से गुजरकर जब कसर के बड़े दरवाजे पर पहुंचे तो पहरेदार ने रोक लिया और पूछा, किससे मिलना है। चिब्बड़ ने जवाब दिया, राजा से। इस पर पहरेदार बोला, काम क्या है। चिब्बड़ कहने लगा, ये तो हम राजा को ही बताएंगे। गर्ज पहरेदार ने राजा को इत्तला दी। राजा ने चिब्बड़ को अपने हुजूर में बुला लिया। चिब्बड़ शाही दरबार में पहुंचा। राजा सोने के दरख्त पर बैठा हुआ था। दाएं बाएं दो हसीन कनीजें खड़ी पंखा जल रही थीं। तख्त के आगे दोनों तरफ आमने सामने चांदी की कुर्सियों पर राजा के दरबारी विराजमान थे। कुर्सियों के दोनों कितारों के दरमियान तख्ते शाही के सामने सुर्ख कालीन बिछा था। चिब्बड़ गाठ समेत कालीन पर आगे बढ़ता हुआ राजा के सामने पेश हुआ और यूं कहने लगा, हुजूर, मेरे अब्बा और उनके दोनों बैलों को बगैर किसी जुर्म के आपके हुक्म से आपके सिपाही पकड़कर ले आए हैं। वो इस वक्त शाही कैद खाने में बेड़ियां पहने हुए हैं। आपसे मेहरबानी दूर नहीं। आप जैसे राजा को रहम करना ही शोभा देता है।
مہربانی کیجیے اور میرے ابا اور ان کے دونوں بیلوں کو چھوڑ دیجیے، ورنہ نتائج کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ راجہ بہت گھمنڈی تھا۔ چبڑ کی درخواست کا اس پر الٹ اثر ہوا۔ اس نے اس کے باپ کو چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا اور بولا، ننھی سی جان اور یہ مزاج، چھوٹا منہ اور بڑی بات، ہمیں دھمکی دیتا ہے، پکڑ کے مرغیوں کے ڈبے میں پھینک دو، مرغیاں خود ہی اسے چونچے مار مار کر مار ڈالیں گی۔ سپاہیوں نے چبڑ کو پکڑا اور اسے ڈبے میں دھکا دے دیا۔ چبڑ نے فوراً بلے اور گدڑ کو حکم دیا، شاہی ڈبے میں جتنی بھی مرغے مرغیاں ہیں سب کو کھا جاؤ۔ حکم ملنے کی دیر تھی کہ بلے اور گدڑ نے چٹ پٹ سب مرغے مرغیوں کا صفایا کر دیا۔ شاہی خاندان تازہ انڈوں اور مرغ کی رانوں کے لیے ترسنے لگا۔ ادھر راجے کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ اس نے حکم دیا کہ چبڑ کو پکڑ کر شاہی استبل میں پھینک دو، خود ہی گھوڑوں کے سموں کے نیچے آ کر کچلا جائے گا۔ سپاہیوں نے چبڑ کو پکڑا اور استبل میں دھکا دے دیا۔ چبڑ نے اپنے دائیں پٹ کے نیچے چھپے بیڑیے کو حکم دیا، شاہی استبل میں جتنے بھی گھوڑے ہیں سب کو کھا جاؤ۔ حکم ملنے کی دیر تھی کہ بیڑیے نے طویلی کے سب گھوڑوں کو پھاڑ کھایا۔ گھوڑوں کا رکھوالا روتا دوتا راجا کے پاس آیا۔ راجا نے حکم دیا کہ چبڑ کو پکڑ کر شاہی مویشی خانے میں پھینک دو، گائیں بھینسیں خود ہی چارے کے ساتھ کھا جائیں گی۔ سپاہیوں نے چبڑ کو پکڑا اور شاہی مویشی خانے میں دھکا دے دیا۔ چبڑ نے اپنے بائیں پٹ تلے چھپے شیر کو حکم دیا، شاہی مویشی خانے میں جتنی بھی گائیں بھینسیں ہیں سب کو کھا جاؤ۔ حکم ملنے کی دیر تھی۔ شیر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، پل بھر میں سب مویشیوں کو چیر پھاڑ ڈالا۔ ڈور ڈنگر چرانے والا روتا دوتا آیا، لیکن راجا اپنی ضد پر قائم رہا۔ راجا ہٹ بال کھٹ تریا ہٹ جوگی ہٹ شروع دن سے ہی دنیا میں مشہور ہیں۔ مرغے مرغیوں اور گوروں کے نقصان پر غصے میں آ کر راجا نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، دوڑو چبڑ کو پکڑو جانے نہ پائے۔ سپاہی چبڑ کو پکڑنے کے لیے بھاگے۔ اس پر چبڑ نے فوراً آگ کو حکم دیا، اے آگ میرے کان سے نکل اور شاہی محل کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ چبڑ کے دائیں کان سے نکلی اور سارے محل پر پھیل گئی۔ برج مینارے کنگڑے اور دریچے تڑ تڑ جلنے لگے۔ رانیاں راجکماریاں راجکمار داسیاں داج سب چیختے چلاتے سب محل سے نکل کر دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ اب راجا کی آنکھیں کھلیں، طبیعت بحال ہوئی۔ راجا جو عقل کے پیچھے ڈنڈا لیے پھر رہا تھا، باگا باگا چبڑ کے پاس پہنچا، اپنا سر اس کے قدموں میں رکھ دیا، اپنے کیے کی معافی مانگی اور التجا کی، محل کو لگی آگ بجھا دیجیے۔ چبڑ نے فوراً شرط رکھی، پہلے میرے ابا اور ان کے بیلوں کو آزاد کیجیے۔ راجا کے حکم سے فوراً کسان کی زنجیریں کاٹ دی گئیں، بیڑیاں توڑ دی گئیں اور وہ آزاد ہو کر اپنے بیٹے چبڑ سے ملا۔ دونوں بیل بھی واپس کر دیے گئے۔ اب چبڑ نے دریا کو حکم دیا، اے دریا میرے کان سے نکل اور شاہی محل کی آگ بجھا دے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دریا ٹھاٹھے مارتا ہوا چبڑ کے کان سے نکلا اور پورا محل اس میں ڈوب گیا۔ چند لمحوں بعد جب پانی اترا تو لوگوں نے دیکھا کہ محل سارے کا سارا نہیں جلا۔ سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اب چبڑ کا قافلہ ہنستا مسکراتا گھر کو واپس چلا۔ سب سے پہلے لمبا چوڑا بل کھاتا خشک ریتلا رستہ آیا، جسے دیکھتے ہی دریا چبڑ کے بائیں کان سے نکلا اور پہلے کی طرح وہاں جا کر لیٹ گیا۔ چبڑ نے دریا کا شکریہ ادا کیا اور یہ قافلہ آگے بڑھ گیا۔ اب ون کا جھنڈ آیا، جسے دیکھتے ہی آگ چبڑ کے دائیں کان سے نکلی اور درختوں کو جا لگی۔ ون پھر پہلے کی طرح تڑ تڑ جلنے لگا۔ چبڑ نے آگ کا شکریہ ادا کیا اور یہ قافلہ آگے بڑھ گیا۔ اب رستے میں گھنا جنگل تھا۔ وہ لوگ جنگل میں داخل ہو گئے۔ چلتے چلتے جب فلاحی کا درخت آیا تو شیر چبڑ کے بائیں پٹ کے نیچے سے نکلا۔ اس نے خدا حافظ کہا اور درخت کے پیچھے جاڑیوں میں جا چھپا۔ اس کے بعد یہ قافلہ آگے بڑھا۔ جب شریں کا درخت آیا تو بگیار یعنی بیڑیا چبڑ کے بائیں پٹ کے نیچے سے نکلا، خدا حافظ کہا اور اس کی اونٹ میں چلا گیا۔ چبڑ نے بیڑیے کا شکریہ ادا کیا اور یہ قافلہ آگے بڑھ گیا۔ اب گوندنی کا درخت آیا۔
بلے اور گدڑ نے بھی چبڑ کو خدا حافظ کہا اور اس کی چھاؤں میں جا کر پہلے کی طرح باتیں کرنے لگے۔ چبڑ نے اپنے دونوں دوستوں کا شکریہ ادا کیا اور یہ قافلہ آگے بڑھ گیا۔ اب چوہوں کا بل آیا۔ دونوں چوہیاں باہر کھڑی بے تابی سے اپنے شوہروں کا انتظار کر رہی تھیں۔ اپنے سرتاج دیکھے تو ان کی جان میں جان آئی۔ چوہوں کے بچے بھی دوڑے دوڑے آئے اور ابا ابا کہہ کر اپنے باپوں سے لپٹ گئے۔ چبڑ نے اپنے دونوں یاروں کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ جب چبڑ، اس کا باپ اور دونوں بیل گھر پہنچے تو چبڑ کی ماں پریشان حال گھر کی دہلیز پر بیٹھی تھی۔ جب اپنے شوہر کی زبانی سارے واقعے کا پتہ چلا تو اس نے اپنے بیٹے چبڑ کی خوب بلائیں لیں، اس کا ماتھا چوما۔ کسان اور اس کی بیوی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اپنی جناب میں سے چبڑ جیسا بہادر ہونہار فرزند عطا کیا۔ اس کے بعد وہ تینوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔